वर्ष 1964 से नगर में 5 बंगाली परिवारों के द्वारा महिषासुर मर्दिनी के साथ देवी लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को विराजित करने का सिलसिला प्रारंभ किया गया, जिसके बाद नगर में धीरे धीरे श्री श्री सार्वजनिक बंगाली दुर्गा उत्सव समिति ने भव्य रूप धारण कर लिया, जिसे देखने आज जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु भक्त बालाघाट पहुंचते हैं। बंगाली समाज की 5 दिनी दुर्गा पूजा देवी बोधन, कल्पारंभ और अधिवास के साथ 10 अक्टूबर से शुरू हुई। इस दौरान महिषासुर मर्दिनी के साथ देवी लक्ष्मी और सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जा रही है। नगर के पीजी महाविद्यालय के समीपस्थ स्थित मैदान में बंगाल की तर्ज पर हो रही पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में समाजजन और अन्य मौजूद हो रहे हैं। शहर में पिछले 58 वर्षों से सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। बंगाली समाज की दुर्गा पूजा नवरात्र की प्रतिपदा की जगह षष्ठी से प्रारंभ होती है। नगर में 1964 से प्रारंभ श्री श्री सार्वजनिक बंगाली दुर्गा उत्सव समिति 57 वर्ष पूर्ण कर अपने 58वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। महानवमी को पूजा, आरती और पुष्पांजलि का क्रम होगा। समाज के सचिव मनोज चक्रवर्ती ने बताया कि विगत 58 वर्षों से समाज के द्वारा श्री श्री सार्वजनिक बंगाली दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा पंचमी तिथि से माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 8 वर्षों पूर्व नगर में प्रारंभ की गई ये परंपरा आज भी जीवित है, लेकिन अब समाज के कई बुजुर्ग या तो दिवंगत हो चुके हैं या फिर कई सामाजिक लोग नगर छोड़कर कहीं और जा बसे, लेकिन फिर भी इन 5 दिनों में होने वाले आयोजनों के लिए सभी यहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की आराधना करते हैं। ये हमारा 58वां वर्ष है। 1964 से ये बैठ रही है और इस ग्राउंड में तो हम लोग कई वर्षों से हैं। इसके पहले भी कई स्थानों पर ये बैठी है। क्या कुछ विशेष प्रमुखताएं इस बंगाली दुर्गा जी को लेकर के? तो हमारी बंगाली दुर्गा यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि 58वां वर्ष है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो बंगाल की संस्कृति है, जैसा आप जानते हैं कि दुर्गा उत्सव जो है वो बंगाल में एक अलग ही मायने रखता है। तो उसकी जो संस्कृति है, कल्चर है, किस ढंग से इसे मनाया जाता है, क्या क्या विशेषता होती है और पूजा पाठ जो है उसकी इतनी गंभीरता है कि आप सिर्फ ऊपर का डेकोरेशन देख रहे हैं, किंतु जब पूजा आज से सुबह से प्रारंभ हुई है और ये जब नवमी के हवन तक चलेगी तो इतने सारे आयोजन होते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को उसको अटेंड करना चाहिए, हर एक इंसान को समझना चाहिए कि ये सिर्फ हमारा दिखावा नहीं है या फिर शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबको मिले। और ये बंगाली दुर्गा जुड़ी ज़रूर है, किंतु हमारे नगर के जो लोग बंगाली नहीं हैं उनका भी कम से कम 90% सहयोग रहता है, चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। नगर पालिका का सहयोग रहता है, जिला प्रशासन का रहता है, पुलिस प्रशासन का रहता है। आम जनता बड़ी शालीनता से आती है और ये दुर्गोत्सव में पूरा आनंद जो होता है वो उसका मजा लेती है, आनंद लेती है। श्री श्री सार्वजनिक बंगाली दुर्गा उत्सव समिति सचिव मनोज चक्रवर्ती की माने तो सन 1964 में महाराष्ट्र मंडल भवन से बंगाली समाज के द्वारा प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी, जिसके बाद समाज के द्वारा पीजी कॉलेज के निकट इस प्रांगण में प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके पूर्व में समाज के निर्मल भूमित पीएल मंडल, डॉक्टर राय घोष, कॉन्ट्रैक्टर सहित अन्य लोगों ने इस परंपरा को बालाघाट में प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में समिति को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले और आज के समय में महंगाई में काफ़ी अंतर है। पहले महज 5 रुपये के चंदे से माता रानी की प्रतिमा विराजित की जाती थी, लेकिन अब महंगाई के बढ़ने के चलते समाज के साथ साथ अन्य नगरवासियों का भी सहयोग समिति के द्वारा लिया जाता है। आगामी दिवस में हमारे कल से सुबह से गणेश जी के सामने हमारे यहाँ पे कोला बहू आ जाएगी। एक आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा साड़ी ऐसा ओढ़ के यहाँ पे हम लोग लगाते गणेश जी के बाद, कोला बहू बोलते हैं उनको। वो कोला बहू कुछ लोग यहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि वो गणेश जी की पत्नी है। एक्चुअल में वो गणेश जी की पत्नी नहीं है, वो गणेश जी की पत्नी तो रिद्धि सिद्धि है, वो शक्ति प्रदान करने वाली कोला बहू है, वो शक्ति प्रदान कर रही है। तो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे देखते हैं हम, 4-5 मूर्तियाँ, ये महिषासुर का वध करने के लिए माता जी को जैसे हम सपोर्ट करते हैं वैसे इन्होंने सब सपोर्ट किया। तो उसमें एक कोला बहू भी थी जो इन्होंने अपनी पूरी शक्तियाँ अर्पित की थी। तो कल से हमारे सुबह से यहाँ पे जितने घाट है यहाँ पे घाट सज जाएंगे
कोलाबाऊ आ जाएंगे, सुबह से पुष्पांजलि चालू हो जाएगा, दोपहर में आरती, भोग, शाम को फिर यहाँ से धुनुची आरती वगैरह, ये 3 दिन में मैं ये आप लोगों को बता दूं कि बंगाली समाज के हम सभी, सिर्फ बंगाली समाज के ही नहीं, बालाघाट का हर समाज का आदमी इस पूजा के लिए उतना ही व्याकुल रहता है, उतना ही तैयार रहता है कि यार बंगाली दुर्गा होंगे। मैंने ये महसूस किया, मैं आज बचपन से लेके इस पंडाल में मैंने जो अपनी सेवाएं दिया हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे शहर के सब लोग, कितने लोग किस किस प्रकार से इस पंडाल की मदद करते हैं। मैं आपको अगर गिनाने बैठाऊँ तो कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएंगे। ये माता जी की कृपा है, और आप लोग जितना प्यार देते हैं, आप लोग जितना सहयोग करते हैं, इतना सहयोग यहाँ पास में गोंदिया है, इतना सहयोग मैंने देखा वहाँ पर भी शहर से इतना वहाँ पर भी करते हैं, लेकिन इतना जितना सहयोग अपने यहाँ बालाघाट में होता है, मेरे को लगता है शायद ही किसी दूसरे शहर में होता होगा। नवरात्र में गरबा से मां की भक्ति के भाव से पारंपरिक गरबा महोत्सव में महिलाओं ने खूब गरबा खेला। नगरीय क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में 9 और 10 अक्टूबर को सर्व ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गरबा महोत्सव में सर्व समाज की महिलाओं ने सहभागिता दर्ज की। 9 अक्टूबर को गरबा महोत्सव की शुरुआत वरिष्ठ महिला नेत्री लता एलकर, भारती बारधी, युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, भारती ठाकुर, साधना शुक्ला, शशि पुरोहित, अध्यक्ष संध्या दीक्षित और सचिव आरती शर्मा द्वारा भगवान परशुराम और मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष और गरबा महोत्सव की घघरी में दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई, जिसके बाद पारंपरिक गरबा महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें सर्व समाज की महिलाओं ने गरबा के माध्यम से मां की साधना कर डांडिया, बॉलीवुड गरबा और राजस्थानी गरबा की प्रस्तुति दी। महोत्सव में शिक्षक ऐश्वर्या जायसवाल की कथक नृत्य की प्रस्तुति मनमोहक रही, जबकि पारंपरिक गरबा महोत्सव का समापन 10 अक्टूबर को निर्मला पाराशर, साधना शुक्ला, मंजुला तिवारी, शशि पुरोहित, निर्मला त्रिपाठी के आतिथ्य में किया गया। गरबा के दोनों ही दिन सरप्राइज गेम आयोजित किए गए, जिसमें निर्णायक जिग्ना त्रिवेदी, कल्पना त्रिवेदी, सरोज त्रिवेदी द्वारा उत्कृष्ट मेकअप में शिल्पा अवस्थी और नम्रता पाराशर, गरबा प्रदर्शन में वैशाली तिवारी और रुचि तिवारी और ड्रेसअप में प्रिया ठाकुर और खुशबू जैन को अतिथियों के हस्ते सम्मानित किया गया। महिला मंडल के तत्वाधान में हुआ है। 2 दिनों का हमने रखा, 9 अक्टूबर कल का था और आज का था, और ये हमारा उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को इकट्ठा करना, क्योंकि सब जगह सारे होते हैं कि खो होते हैं, और हम यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए करवा रहे हैं और महिलाएं काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। और अब सबका कहना है कि दीदी अगले साल तो हम 3 दिन का करवाना, क्योंकि यहाँ की खुल के एकदम माँ की आराधना करना। इसमें ब्राह्मण समाज की महिलाएं की ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में हमारे समाज के अलावा हमने सारे समाज के और संगठनों की बहनों को लिया है, 16 साल से ऊपर की बेटियों को भी लिया है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए है, और हर साल हम सिर्फ महिलाओं के लिए। पारंपरिक गरबा महोत्सव का युवतियों और महिलाओं ने दोनों दिन जमकर आनंद उठाया। आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने में कार्यक्रम प्रभारी कविता समीर पाराशर, आरती मिश्रा, पूजा शर्मा, गोल्डी शर्मा, रजनी दुबे, मनीषा, भावना वाजपेयी, श्वेता शर्मा, माधुरी शर्मा, सरला दुबे, सर्रा शुक्ला, सुषमा दीक्षित, सपना तिवारी, विद्या गौतम का सराहनीय योगदान रहा। शिक्षा हासिल करने आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे छात्र छात्राओं के सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसको लेकर अब छात्र छात्राएं मुखर होकर अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इसी को लेकर 11 अक्टूबर को वारासिवनी नगर में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जिलाध्यक्ष अंकिता शेंडे के नेतृत्व में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने मोर्चा निकाला और एसडीएम को अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। बालाघाट जिला एक पिछड़ा जिला है। शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मियों को छोड़ दिया जाए तो जिले की अधिकांश आबादी खेती और मजदूरी पर निर्भर है और इन्हीं के बच्चे शासकीय स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं। चूंकि जिला और तहसील मुख्यालय में कॉलेज होने से उच्च शिक्षा हासिल करने कॉलेजों तक आने के लिए विद्यार्थियों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई और आवागमन के खर्च के अलावा दैनिक जरूरतों की पूर्ति किसी भी खेतीहर और मजदूर परिवार के लिए मुश्किलों भरा होता है। बावजूद इसके ऐसे परिवार पेट काटकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे परिवार और बच्चों के लिए पढ़ाई के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति एक सहारा होती है, लेकिन सरकार द्वारा अब छात्रवृत्ति के हकदारों को छात्रवृत्ति देने में की जा रही देरी से शिक्षा हासिल करने आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे छात्र छात्राओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है।
जिसको लेकर अब छात्र छात्राएं मुखर होकर अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने मजबूर हैं। जिलाध्यक्ष अंकिता शेंडे ने बताया कि वारासिवनी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा विगत काफी समय से महाविद्यालय प्रबंधन को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण करवाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान तक महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनकी किसी भी मांग का निराकरण नहीं किया गया, जिससे छात्र छात्राओं में नाराजगी है और इसी नाराजगी को व्यक्त करने आज वो कॉलेज से बाहर निकलकर एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि SC ST OBC के साथ में हम लोगों को आधा ही स्कॉलरशिप मिली है और OBC के छात्राओं को तो बिल्कुल भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो हम लोगों का मांग है कि हमको जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति मिलने की। ऐसे कितने छात्र जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? यहाँ तो सिर्फ SC ST के छात्र छात्राओं को 50% मिली है छात्रवृत्ति, बाकी OBC के बच्चों को एक भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। अच्छा, आवास भत्ता को लेकर क्या है ये? आवास भत्ता का ये है 500 रुपये का स्टाम्प बनाया गया, उसके बाद उसको यानी बोलना चाहिए तो अब शासन द्वारा बोला जा रहा है कि हम आपको छात्रवृत्ति देंगे ही नहीं आवास में। अच्छा, इस विषय में आपने प्राचार्य महोदय से चर्चा की होगी, क्या कहना है उनका? प्राचार्य महोदय से तो नहीं, पर हम लोगों ने कॉलेज के टीचरों से बात की तो उन लोगों ने ये बोला है कि इस साल आप लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर छात्रवृत्ति आवास की देना ही नहीं था तो पहली बात ये थी कि आप लोगों को फॉर्म ही नहीं भरवाना था। छात्र नेता अंकिता शेंडे ने कहा कि हम सभी SC ST और OBC छात्र छात्राओं की मांग है कि जल्द से जल्द हमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, आवासीय भत्ता प्रदान किया जाए या फिर हमारे खर्च की राशि वापस लौटाई जाए। महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं। महाविद्यालय में दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए बस किराए में 50% की छूट दी जाए और महाविद्यालय में सभी संकाय की नियमित कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। इस ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों में मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो स्टूडेंट फेडरेशन शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। ये कैसी विडंबना है कि जिस भारतीय संविधान में शासन के सभी कर्मचारियों के लिए नियम बने हैं जो कर्मचारियों पर लागू भी हो रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारतीय संविधान में कोटवार के लिए बनाए गए नियम आज तक लागू नहीं किए गए। कोटवारों को लेकर प्रदेश शासन की अनदेखी और कम पारिश्रमिक दिए जाने से व्यथित कोटवारों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और मांग की कि देश के वास्तविक चौकीदार प्रधानमंत्री हमारी मांगों पर ध्यान दें ताकि कम से कम कोटवारों को पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में कुशल श्रेणी का कलेक्टर रेट पर वेतन और सेवा भूमि का अधिकार दिलाया जाए। कोटवारों को लेकर प्रदेश शासन की अनदेखी और कम पारिश्रमिक दिए जाने से व्यथित कोटवारों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और मांग की कि देश के वास्तविक चौकीदार प्रधानमंत्री हमारी मांगों पर ध्यान दें ताकि कम से कम कोटवारों को पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में कुशल श्रेणी का कलेक्टर रेट पर वेतन और सेवा भूमि का अधिकार दिलाएं। मध्य प्रदेश कोटवार संघ जिलाध्यक्ष अशोक गेडाम ने बताया कि 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कोटवार संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री के नाम कोटवार संघ कोटवारों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंप रहा है ताकि राष्ट्र के चौकीदार गांव के हम चौकीदारों की मांगों को सुन सकें। उन्होंने बताया कि वर्षों से शासन प्रशासन के सूचना तंत्र के रूप में गाँव के कोटवार पुलिस और राजस्व विभाग के एकमात्र स्थानीय कर्मचारी के रूप में 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते आ रहे हैं। आज़ादी के पूर्व से कार्य करने वाले कोटवार पद में आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। हम कलेक्टर महोदय जी के सौजन्य से माननीय श्री देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को कोटवार संघ द्वारा मध्य प्रदेश ज्ञापन दिया जाएगा और उस ज्ञापन में गांव के, तहसील के और शहर के हम चौकीदार हिसाब से राष्ट्र के चौकीदार को अवगत कराने जा रहे हैं कि हमारी दशा दिशा क्या है, हमारा परिवार क्या है, कैसे जीवन यापन कर रहा है। बहुत कम मानदेय पे हम लोग का जीवन जीते आ रहे हैं 70 साल से। 70 साल बीतने के बाद भी आज युग में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उसी हाल में जी रहे जैसा हम पहले थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि देश के प्रदेशों में मध्य प्रदेश के कोटवारों का बुरा हाल है, ताकि निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, बालाघाट जिले की ओर से मैं हाथ जोड़ता हूं कि पूरे प्रदेश के कोटवारों के हित में निर्णय ले।
उन्होंने बताया कि विगत 40 वर्षों से कोटवार अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं, जिसके बाद इस समय कुछ जिलों में कोटवार भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार न तो कोटवारों को नियमित कर रही है और न ही उन्हें कलेक्टर रेट पर वेतन दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में धारा 230 में कोटवारों को अस्थायी से स्थायी करने के नियम भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कोटवारों के हित में कोई निर्णय लें और कोटवार अच्छा और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस दिशा में प्रयास करते हुए प्रदेश सरकार को कोटवारों को नियमित करने और सेवा भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के निर्देश जारी करें। जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे मध्य प्रदेश कोटवार संघ की अगुवाई में पूरे जिले के कोटवार साथी मौजूद थे।